नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। कैलाश विजयवर्गीय के बाद योगी आदित्यनाथ और साध्वी प्राची ने जताई शाहरुख के बयान पर आपत्ति। देश की छवि खराब करने का आरोप, कांग्रेस ने की प्रधानमंत्री से माफी की मांग। विज्ञापन छापने से पहले लेनी होगी चुनाव आयोग से इजाजत, महागठबंधन की शिकायत के बाद फैसला। बिहार में आखिरी दौर के लिए मतदान के लिए तैयारियां पूरी। जल्द हकीकत बनेगा जीएसटी, वित्त मंत्री को शीतकालीन सत्र में गतिरोध खत्म होने का भरोसा। कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती से जुड़ा रोड मैप और कुछ दिनों में होगा सार्वजनिक। जस्टिस टीएस ठाकुर होंगे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश। एचएल दत्तू ने सरकार को भेजी सिफारिश, 2 दिसंबर को मौजूदा न्यायाधीश होंगे रिटायर। मालदीव में गहराया राजनीतिक संकट, विपक्ष के आंदोलन से 2 दिन पहले आपातकाल की घोषणा। राजधानी माले में हथियार और विस्फोटकों की बरामदगी के बाद फैसला। और आइए देखते हैं पहली खबर। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भरोसा जाहिर किया है कि जीएसटी जल्द ही हकीकत में बदल जाएगा। दिल्ली में विश्व आर्थिक मंच और सीआईआई के साझा कार्यक्रम में जेटली ने कहा कि जीएसटी पर संसद में गतिरोध जल्द खत्म हो जाएगा। अरुण जेटली ने कॉर्पोरेट कर में कटौती से जुड़े रोड मैप को भी जल्द सार्वजनिक करने का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने शीतकालीन सत्र में दिवालियापन कानून संबंधी संशोधन विधेयक लाने को भी बताया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि जीएसटी लागू करने के लिए नियम और सूचना प्रौद्योगिकी का ढांचा तैयार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी को लागू करना चंद दिनों की बात रह गई है। दिल्ली में विश्व आर्थिक मंच और सीआईआई के साझा कार्यक्रम में जेटली से जीएसटी पर विपक्ष के विरोध को लेकर सवाल किया गया था। जेटली पहले ही जीएसटी पर सहमति बनाने के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत विपक्ष के तमाम नेताओं से बातचीत की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। I'll once again speak to them and try to make them see reason. I think GST is only a question of time. It's only a question of time. They can delay it by obstruction, but since obstructions don't continue indefinitely, I think as and when it's put to vote, I see GST becoming a reality. केंद्र सरकार की कॉर्पोरेट कर घटाकर 25% करने की योजना है। सरकार अगले कुछ दिनों में इससे जुड़े रोड मैप को सार्वजनिक करेगी। वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि इसमें कर छूटें खत्म करने का खाका होगा। The corporate tax down to 25% while phasing out some of those exemptions, and I think I'm going to publicly put in the public domain over the next few days some of those exemptions which we intend to phase out in the first round. The first tranche of reduction of the corporate tax, I hope to do it in very near future. अर्थव्यवस्था के तमाम पहलुओं पर सरकार का नजरिया पेश करते हुए जेटली ने कहा कि निवेशकों के बीच टैक्स से जुड़ी बाकी आशंकाओं को जल्द दूर कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने शीतकालीन सत्र में भूमि अधिग्रहण विधेयक पर सहमति की संभावनाओं को तलाशने की भी बात कही। फिलहाल ये विधेयक राज्यसभा की प्रवर समिति के पास विचाराधीन है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और जीएसटी पर रोड़ा अटकाने के केंद्र सरकार के आरोपों को कांग्रेस ने खारिज किया है। पार्टी नेता आनंद शर्मा ने कहा कि संसद में सहयोग का वातावरण बनाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और सरकार की है। एक बिल से संबंधित भारतीय संसदीय प्रजातंत्र नहीं चलता। संसदीय प्रजातंत्र सुचारू रूप से काम करे, हमेशा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसको चाहती है। पर जब प्रधानमंत्री की और उनके सहयोगी मंत्रियों की मानसिकता टकराव की है, उसमें रचनात्मक सहयोग का वातावरण बनना संभव नहीं हो सकता। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करेंगे हमारे साथ वरिष्ठ आर्थिक मामलों के जानकार और पत्रकार हरवीर सिंह हैं। हरवीर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं अगर वित्त मंत्री की बात से शुरू करूं, जिस तरीके के एटमॉस्फेयर है, उम्मीद जाहिर कर रहे हैं जीएसटी को लेकर, सबसे पहले किस तरीके से आपको दिखता है? अच्छा है, लेकिन अब तक की जो मैं कहूं कि इतिहास है ये पिछले 2 सप्ताह का, क्या सपोर्ट मिलता दिख रहा है? क्या सरकार वाकई 2016 का एक टारगेट था उसके करीब पहुंचती कहीं दिख रही है? देखिए, अभी तो कन्फ्रंटेशन एकदम आप कहें पीक पर है, जो रूलिंग कोalition है और जो अपोजिशन है उसके बीच में। हो सकता है बिहार के चुनाव के नतीजे से रविवार को आ जाएंगे, उसके बाद चीजें थोड़ा बदले और थोड़ा क्या हो सकता है बहुत ज्यादा बदल जाए।
क्योंकि अब शायद आगे कोई बहुत बड़ा स्टेट का इलेक्शन नहीं आ रहा, तो सरकार को गवर्नेंस में फोकस करना है आगे जाके। और एक ऑप्टिमिज्म तो है, जो वित्त मंत्री कह रहे हैं कि सिर्फ ये मैटर ऑफ टाइम है, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी से बात करने को तैयार है इस इशू पे, अंदर से ये अब आ रहा है कि सरकार जो है विपक्ष की तरफ जो है जाने की कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं जो इस तरह के इश्यूज हैं जो कि इजीली सॉर्ट आउट हो सकते हैं, जहां कोई ऐसा कन्फ्रंटेशन इशू को लेकर के नहीं है, दोनों का अहम है, अपोजिशन और सरकार का मुद्दे को लेकर के बहुत ज्यादा मतभेद नहीं है, तो उसमें जीएसटी आता है। तो जीएसटी पर अगर सरकार मेरे ख्याल से कोशिश करेगी तो अपोजिशन कहीं ना कहीं उसके मुताबिक जो है चल सकता है उसमें, क्योंकि ये कांग्रेस भी चाहती है कि जीएसटी लागू हो, बीजेपी भी चाहती है, और एक आध अपवाद छोड़ दे तो किसी को उसको लेकर के आपत्ति नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से और भी बातें उन्होंने जिस तरह से कहा कि हम लोग बातचीत करने को तैयार हैं, तो शायद मुझे लगता है कि शायद ये सकारात्मक अच्छे संकेत है, और ये मेरे देश की इकोनॉमी और आम आदमी के लिए भी इसकी जरूरत है। और मेरे ख्याल से समय रहते अगर ये राजनीतिक दल आपस में एक ऐसा माहौल बनाए कि जो कामकाज है देश में, खासतौर से इकोनॉमिक सेक्टर का, उसको हम आगे बढ़ा सकें। और कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर जो एक सरकार की योजना है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि एक मसौदा भी बहुत जल्द सामने आने जा रहा है, किस तरीके से आप देखते हैं? और फिलहाल जो जानकारियां मिल रही हैं, क्या कुछ सरकार करना चाह रही है या फिर किन उपायों के जरिए वो आगे बढ़ने की कवायद में है? असल में तो ये बजट में इन्होंने अनाउंस किया था कि चरणबद्ध तरीके से कॉर्पोरेट टैक्स को घटा करके 25% पर कैसे लाएंगे अगले कुछ वर्षों में। तो इस साल इनको पहला 1% वाला उसमें करना है, तो उसको लेकर के सवाल भी खड़े होते हैं कि सब आप इतना बड़ा टैक्स हाउस को जाएगा, आप क्यों कॉर्पोरेट को हर साल इतना पैसा 1 लाख करोड़ से ज्यादा 1,70,000 करोड़ जो भी अमाउंट बनेगा वो आप क्यों देना चाहते हैं उनको। तो उसमें अब जो वित्त मंत्री ने जिस तरह से बोला, देखिए उसमें एग्जेम्पशंस जो हैं उनको फेज आउट करेंगे। तो जो उनको अभी भी जो इफेक्टिवली हमारा जो कॉर्पोरेट है वो जो टैक्स देता है वो 21-22% से ज्यादा नहीं देता, तो तमाम सारे एग्जेम्पशंस में उसके बेनिफिट्स वो ले जाता है। तो सरकार इसको बैलेंस करने की कोशिश करेगी कि उसके ऊपर ये भी ठप्पा ना लगे कि उसने कॉर्पोरेट को बहुत ज्यादा रियायत दे दी, और उससे थोड़ा क्या होता है एग्जेम्पशंस को फेज आउट करते हैं तो एक प्रोसेस जो है वो थोड़ा सरलीकरण उसका होता है, तो वो सबके लिए अच्छा है। और सरकार जिस तरीके से मैं कहूं कि पिछले 6 से 8 महीने में वीर आपने देखा होगा कि पहले जो मार्केट के तमाम फैक्टर्स थे वो सरकार के पक्ष में खड़े हुए दिखाई देते थे, यानी कि इकोनॉमी की ग्रोथ के लिहाज से। अब ऐसा लगता है कि महंगाई के मोर्चे पर सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं, और जो ग्रोथ रेट है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो ये अगला सत्र है इसमें कुछ दिक्कत हो सकती है। देखिए ग्रोथ को लेकर के तो सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, क्योंकि भले ही हम लोग कहें कि 6%, 7% ज्यादा की बात करें, ये कहीं ना कहीं जो हम लोगों ने जो बदलाव किया जीडीपी को आंकने के लिए, जिस तरीके से उसमें टैक्सेस को जोड़ करके हम लोग ग्रोस वैल्यू की बात करते हैं प्रोडक्शन के बजाय, तो उससे ये ग्रोथ ऊपर जाती हुई देखिए। अब आप ये देखिए कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आपका अभी जो कोर सेक्टर का है वो 22 महीने के निचले स्तर पे आ गया, लेकिन इसी तरीके से फिर जो है आपका थोड़ा हाँ पीएमआई आया था, लेकिन सर्विस सेक्टर का बढ़ के आ गया, तो कोर सेक्टर जरूर 4 महीने के ऊपर में था, लेकिन हम लोग वही 3-4%, 5-6% के बीच में घूम रहे हैं, जबकि हमें 10% से ज्यादा का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ग्रोथ चाहिए। एग्रीकल्चर की हालत लगातार खराब होती जा रही है, तो और ये भी माना जाता है कि अगर एग्रीकल्चर की ग्रोथ 1% बढ़ती है तो ओवरऑल वो जीडीपी उसका जो इम्पैक्ट होता है वो दूसरे सेक्टर की 2 से 3% की ग्रोथ के बराबर होता है 1% का, क्योंकि इसका दायरा बड़ा है। करीब अभी भी आधी आबादी आपकी एग्रीकल्चर रूरल उस पर डिपेंड करती है। भले ही हमारा जीडीपी में शेयर एग्रीकल्चर का 14% आ गया हो, लेकिन जिस तरह से इकोनॉमिस्ट कैलकुलेट करते हैं वो ठीक नहीं है। अगर उसको प्रॉपर कैलकुलेट किया जाएगा तो वो इसके 2 गुना के करीब अभी भी है, तो और इसलिए उसका इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी के ऊपर दिखता है। तो ये चीजें खासतौर से फार्मिंग इश्यूज जो डिस्ट्रेस में है, प्राइसिंग का इश्यूज है, और उसको एड्रेस करने में सरकार उतनी कामयाब नहीं हो रही। जो इन्फ्लेशन का आपने मसला उठाया था, देखिए 3-4 कमोडिटीज जहां हम लोग डेफिशिएंट है वहां मैनेजमेंट का इशू आ रहा है। जैसे पहले प्याज में प्रॉब्लम आई तो प्राइसेस कहां गई, वो थोड़ा ईज हुई तो पल्सेस ने एकदम आसमान के में रिकॉर्ड बना दिया, उस तरह जो कभी नहीं हो सकता था वो सब हुआ है इस बार लापरवाही और मिसमैनेजमेंट की वजह से। दूसरे अभी अगर आप देखें अभी फेस्टिवल है और खासतौर से दीपावली के आसपास एंटायर नॉर्थ इंडिया उसमें मस्टर्ड ऑयल का बहुत कंजम्पशन होता है, तो अचानक मस्टर्ड ऑयल के प्राइसेस बहुत चल जा रहे हैं। उसी मस्टर्ड की जिसके सरकार ने एमएसपी एक आध बार फ्रीज रखा, यह बहुत ही नॉमिनल बढ़ाया। तो ना तो आप किसान को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ना फिर आप ब्लैक मार्केट या उसके ऊपर महंगाई के मसले को लेकर पूरा का पूरा मैनेजमेंट फेलियर दिखता है। इशू यही है कि
जब महंगाई के आंकड़े जो WPI जिसे हम कहते हैं वो नेगेटिव में है, उस वक्त चुनिंदा उत्पादों ने आम आदमी को उसके एकदम बिल्कुल नाक पर दम ला दिया। मतलब ऐसी प्रॉब्लम खड़ी कर दी कि आदमी इस तरह से हालत में है कि क्या करेगा ऐसे। बिल्कुल, ये बहुत अहम है कि जब सरकार की जो महंगाई के आंकड़े हैं वो अब तक मैं कहूं कि नकारात्मक है, यानी कि नेगेटिव जोन में दिख रहे हैं, उसके बावजूद आप देखते हैं कि कमोबेश आपके इस्तेमाल में आने वाला तकरीबन आधा सामान जो है रोजमर्रा का, वो इस वक्त आसमान पर उसके दाम पहुंच रहे हैं। इसके पीछे क्या गणित है, ये सरकार की फिलहाल समझ शायद पहले देख रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। कैलाश विजयवर्गीय के विवादित बोल, शाहरुख खान की देशभक्ति पर उठाए सवाल, विपक्ष ने की निंदा, बीजेपी का बयान से किनारा। देखिए पहली खबर, विवादित बोल, रात 8 बजे। शाहरुख खान के खिलाफ बीजेपी के 3 नेताओं के बयानों को लेकर तीखी आलोचना हो रही है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय, योगी आदित्यनाथ और साध्वी प्राची ने पिछले 24 घंटे में जो बयान दिए हैं, अब विरोध बढ़ने के बाद विजयवर्गीय ने अपने ट्वीट वापस ले लिए। बीजेपी ने भी इन बयानों को निजी राय बताकर किनारा कर लिया है। सिर्फ ये रेजोल्यूशन कर सकता हूं कि मैं देश में बढ़ रही असहनशीलता पर सुपरस्टार शाहरुख खान का बयान बीजेपी के कई नेताओं को रास नहीं आया। पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मंगलवार को ट्वीट कर शाहरुख खान पर सवाल उठाए थे। बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ और साध्वी प्राची ने भी शाहरुख खान के बयान पर आपत्ति जताई है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय छवि को खराब करने की जो अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही हैं, उस साजिश से सबको बचना चाहिए। ये बहुत शर्म की बात है शाहरुख खान को, जो इस तरह की बयानबाजी करके हिंदुस्तान की छवि खराब कर रहे हैं। हालांकि विवाद बढ़ता देख बुधवार सुबह कैलाश विजयवर्गीय ने अपना ट्वीट वापस ले लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर भारत में असहिष्णुता होती तो अमिताभ के बाद सबसे ज्यादा लोकप्रिय अभिनेता शाहरुख ना होते। उधर संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने इसे विजयवर्गीय की निजी राय बताई। नायडू ने कहा, शाहरुख खान से हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो महान अभिनेता हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं। वहीं बीजेपी के दूसरे नेताओं का मानना है कि कलाकारों को विवाद से बचना चाहिए। मेरा मशवरा उनको ये है, अगर वो ऐसी बात न कहते तो मेरी पार्टी के लोग भी उस पर उस तरह की टिप्पणी नहीं करते। मेरी पार्टी के लोगों ने खुद से थोड़ी टिप्पणी की है, उनकी बात पे टिप्पणी की है। बीजेपी ने भले ही कैलाश विजयवर्गीय के बयान से किनारा कर लिया हो, लेकिन विपक्षी दल इस मुद्दे पर अब सरकार से माफी की मांग कर रहे हैं। कौन सा देशद्रोह का काम किया शाहरुख खान जी ने? मोदी जी को माफी मांगना चाहिए, अमित शाह जी को माफी मांगना चाहिए और कैलाश विजयवर्गीय जी को तत्काल महामंत्री पद से बर्खास्त करना चाहिए। हम चाहते हैं कि सरकार इस विषय पे सर्वदलीय बैठक बुलाकर क्या उपाय हो सकता है इसके बारे में सोचे, न कि ये राजनीति करके और माहौल बिगाड़े। इससे नफरत फैलाने से सत्ता हासिल की जा सकती है, लेकिन नफरत फैलाकर सरकार नहीं चलाई जा सकती। 2 नवंबर को शाहरुख ने 50वें जन्मदिन पर देश में बढ़ती असहनशीलता पर चिंता जाहिर की थी, लेकिन उन्होंने विरोध स्वरूप पद्मश्री सम्मान लौटाने से इनकार कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बात बिहार के चुनावी रण की। आखिरी दौर के चुनाव से पहले एक बार फिर से बिहार में पोस्टर वॉर तेज हो गया है। बीजेपी के एक चुनावी पोस्टर पर महागठबंधन ने कड़ा एतराज जताया और बाकायदा चुनाव आयोग में शिकायत भी की। उधर बीजेपी ने बचाव किया। हालांकि महागठबंधन के आरोप के बाद चुनाव आयोग ने बिना अनुमति के अखबारों में किसी भी विज्ञापन के छपने पर रोक लगा दी है। बिहार में एक बार फिर पोस्टर जंग तेज हो गई है। आखिरी और 5वें दौर के चुनाव से 24 घंटे पहले अखबारों में छपे बीजेपी के एक विज्ञापन को लेकर महागठबंधन नाराज है। एक प्रतिनिधि मंडल ने बकायदा इस बाबत चुनाव आयोग में शिकायत भी की है। चुनाव आयोग ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 1 के तहत 1 नवंबर को
स्पष्ट निर्देश दिए थे कि ऐसे इश्तिहार बीजेपी न दे जो समाज में घृणा, हिंसा, वैमनस्य को बढ़ावा दे। बीजेपी ने चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए ऐसे इश्तिहार देना कायम रखा है। महागठबंधन के नेताओं की माने तो अगर चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करता तो वो बीजेपी और आयोग की शिकायत राष्ट्रपति से करेंगे। इस तरह का कोई भी विज्ञापन नहीं छपेगा जैसा कि चुनाव आयोग को हमने अपनी चिंताओं से अवगत कराया है, वरना देश में निष्पक्ष चुनाव का कोई मतलब नहीं बचेगा। और आने वाले संसद का सत्र अगर चला तो चुनाव आयोग की भूमिकाओं पर भी, इसकी निष्पक्षताओं पर भी हम चाहेंगे कि डिबेट हो। इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल कुछ नहीं समझ रहे हैं और दुस्साहस कर रहे हैं, बार बार ऐसे ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट्स दे रहे हैं लोगों को पोलराइज करने के लिए। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने आरोपों का बचाव किया है। जो सूडो सेकुलरिस्ट हैं, जो महागठबंधन के लोग, इनका दिवालियापन हो चुका है। पहले जब पाकिस्तान का हमने नाम लिया तो इलेक्शन कमीशन चले जाते हैं, दर्द हो जाता है इनको पाकिस्तान के नाम से। अब कहीं हम लोगों ने गाय की तस्वीर लगाई है एक एड में, उसके विरोध में चले जा रहे हैं। इससे पहले भी चुनाव आयोग के आदेश पर बीजेपी के 2 पोस्टरों पर प्रतिबंध लगाया गया था। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और बिहार में सबकी नजरें 5वें और आखिरी दौर के मतदान पर टिकी हैं। इस दौर में 9 जिलों की 57 सीटों पर कल मतदान होना है और बिहार से लगी नेपाल सीमा सील कर दी गई है। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए 1 लाख से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। बिहार विधानसभा के आखिरी दौर में 9 जिलों की 57 सीटों पर गुरुवार को वोट डाले जाएंगे। इस दौर में मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और दरभंगा जिलों में चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। Yesterday also we are moving into the field. Today also we are going to move into the field, and everything is ready. My polling personnel are moving into the booths. स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए 1 लाख से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। हर मतदान केंद्र पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और दरभंगा जिलों को संवेदनशील घोषित किया गया है। पश्चिम बंगाल से लगी किशनगंज की सीमाओं को सील कर दिया गया है। वहीं भारत नेपाल सीमावर्ती इलाकों में एसएसबी के जवान सघन गश्ती कर रहे हैं। We have a layered security arrangements, and as per the guidelines of Election Commission of India, we will be conducting elections on more than 1800 booths here out in Pune, and 100% booths are, let me tell you, are covered by Central Paramilitary Forces. They have been briefed. जो सीमा सुरक्षा बल है एसएसबी द्वारा मैन किया जाता है बॉर्डर, तो उनके साथ भी हम लोगों ने काफी डिटेल्ड ये कि बॉर्डर को सील हम लोग इफेक्टिवली पोल डे के दिन इसको रखे। इस दौर में 827 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें 58 महिलाएं भी शामिल हैं। महागठबंधन की ओर से जेडीयू ने 25, आरजेडी ने 20 और कांग्रेस ने 12 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। वहीं एनडीए की ओर से बीजेपी ने 38, एलजेपी ने 11, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने 5 और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने 3 प्रत्याशी खड़े किए हैं। इस दौर में 1 करोड़ 55 लाख से ज्यादा मतदाताओं के लिए 14,709 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पूर्णिया से विशाल दहिया और किशनगंज से रविंद्र सिंह शौरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बात तेलंगाना की, जहां पर वारंगल में आज तड़के पूर्व सांसद सिलसिला राजैया के घर में आग लग गई, जिसमें उनकी बहू एस सारिका और 3 पोतों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि आग लगने की वजहों की जांच हो रही है, लेकिन सारिका की मां ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। राजैया उनकी पत्नी बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। राजैया वारंगल लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार भी, लेकिन इस घटना के बाद पार्टी उम्मीदवार बदलने पर विचार कर रही है। जस्टिस टीएस ठाकुर देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। मौजूदा मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू 2 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस एचएल दत्तू ने आज अगले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रक्रिया की शुरुआत कर दी। पीटीआई के मुताबिक उन्होंने जस्टिस ठाकुर के नाम की सिफारिश सरकार को भेज दी है। कानून मंत्रालय से औपचारिकता पूरी होने के बाद उनकी फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय भेजी जाएगी और उसके बाद
राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर उनकी नियुक्ति संबंधी आदेश जारी किया जाएगा। जस्टिस ठाकुर देश के 43वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। जस्टिस ठाकुर को 17 नवंबर 2009 को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। मुख्य न्यायाधीश के तौर पर उनका कार्यकाल 4 जनवरी 2017 तक होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग और केजरीवाल सरकार के बीच चल रहे जमीन के मुद्दे पर डीडीए ने पक्ष साफ किया है। डीडीए के मुताबिक दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी के दफ्तर के लिए आवंटित की गई जमीन डीडीए की नहीं है। वहीं बीजेपी का कहना है कि यह जमीन उन्हें यूपीए 1 के समय पर आवंटित की गई थी। के इस टुकड़े पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और डीडीए आमने सामने है। दिल्ली सरकार का कहना है कि ये जमीन स्कूल के लिए थी, जिसे डीडीए ने बीजेपी के हवाले कर दिया। इस देश में, इस दिल्ली के अंदर, शहर के अंदर एक क्लास में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं और आप लैंड जो है सही तरीके से अलॉट करने के बजाय उसका लैंड यूज चेंज करते हैं और चेंज करके भारतीय जनता पार्टी को अलॉट कर देते हैं। क्या प्रॉब्लम है आपको? इस देश के नागरिकों से किस बात का बदला ले रहे हैं? जहां हारी तो भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन उनके हार का बदला आप लेते हुए क्यों दिखाई देते हैं? इधर डीडीए ने सरकार के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि जो जमीन बीजेपी दफ्तर के लिए दी गई है उससे डीडीए का कोई लेना देना नहीं है। डीडीए ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि सरकार को 32 एकड़ जमीन शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए दी गई है, जिसका वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही। बीजेपी भी दिल्ली सरकार पर इस मामले को लेकर हमलावर है। मुझे एक बात बताइए, 2004 की लैंड, यूपीए गवर्नमेंट की लैंड इनको भी याद आ रही है? और अगर बहुत चिंता हो रही है दिल्ली के एजुकेशन की, तो जरा व्हाइट पेपर जारी कर दें कि आपके 9 महीने के शासन के अंदर कितने स्कूल खुले। दरअसल साल 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि लुटियन जोन से सभी पार्टी कार्यालयों को हटाकर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर शिफ्ट किया जाए, जिसे केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने पास किया था। पुलिस और कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार शुरू से ही केंद्र पर निशाना साधती रही है और अब इस कड़ी में जमीन के जुड़े मुद्दे भी जुड़ गए हैं। लेकिन इसे एक बार फिर आम आदमी पार्टी सरकार की अनुभवहीनता कहें या फिर केंद्र पर निशाना साधने की जल्दबाजी कि वो अपने तथ्यों पर ध्यान तक नहीं देती। कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। उपराष्ट्रपति ने मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए भारत और इंडोनेशिया के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। बाली के उद्याना विश्वविद्यालय में उन्होंने कहा कि दोनों देशों के शिक्षकों और छात्रों के बीच संपर्क बढ़ाने की जरूरत है और इस मौके पर एक एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए गए। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी बुधवार को बाली में उद्याना विश्वविद्यालय गए। यहां उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। छात्रों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों से मजबूत संबंध रहे हैं। मौजूदा समय में भी दोनों देशों की एक जैसी जरूरतें और चुनौतियां हैं। Two vibrant and growing democracies, we share similar challenges and have similar opportunities for growth. Our shared socio-economic agenda calls for intensive cooperation and consultation for economic development and social empowerment of our people. Our cooperation is for mutual benefit and is guided by the requirements and priorities of the people and the government of Indonesia. उपराष्ट्रपति ने दोनों देशों के शिक्षकों, स्कॉलर और छात्रों के बीच संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया। We would be happy to share our expertise in different sectors with the faculty and officials of your university under the spirit of South-South cooperation. We would also be keen to host your faculty for postdoctoral research in India on subjects of mutual interest and benefit. इस मौके पर आयुष मंत्रालय और उद्याना विश्वविद्यालय के बीच आयुर्वेद को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। We are talking of cultural relationship between India and Indonesia. We start from maybe the first centuries until today. The relationship in education between India and Indonesia actually build a very comprehensive relationship between G2G relationships and also university relationships. उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी बाली स्थित ताना लॉट मंदिर भी गए, जो समुद्र में एक बड़ी चट्टान पर बना हुआ प्राचीन मंदिर है।
उपराष्ट्रपति को बुधवार को ब्रुनेई जाना था, लेकिन ज्वालामुखी फटने के बाद बाली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंद कर दिया गया है। इसके चलते उनकी ब्रुनेई यात्रा में देरी हो सकती है। अमृता राय, राज्यसभा टीवी, इंडोनेशिया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता के सिद्धांतों को लंबे समय से सहज कर रखा है और इन्हें बनाए रखने के लिए संविधान में व्यवस्था की गई है। उपराष्ट्रपति उद्याना विश्वविद्यालय में एक छात्र द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत में सभी धर्मों के प्रति विश्वास और सम्मान का भाव है, जो भारतीय सभ्यता को समृद्ध बनाता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इन मूल्यों के आधार पर ही देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था काम करती है। मालदीव में राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाला देते हुए महीने भर के लिए आपातकाल लगा दिया गया है। इस दौरान देश में एक राजनयिक समेत 4 नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। आपातकाल ऐसे वक्त लगा है जब विपक्षी पार्टियां 2 दिन बाद सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन करने वाली थी। भारत मालदीव के हालात पर नजर बनाए हुए। मालदीव में बुधवार 12 बजे आपातकाल लगा दिया गया। ये आपातकाल 30 दिनों तक के लिए लगाया गया है। राजधानी माले समेत दूसरी जगहों पर हथियार और विस्फोटक मिलने के बाद ये कदम उठाया गया। इसमें से कुछ हथियार मालदीव राष्ट्रीय सुरक्षा बल के शस्त्रागार के हैं। हथियार शस्त्रागार से कैसे बाहर लाए गए और इसमें किसने मदद की, इसकी जांच की जा रही है। कुछ दिन पहले राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की नाव पर विस्फोट हुआ था। इस हमले के पीछे उपराष्ट्रपति अहमद अदीब का हाथ बताकर गिरफ्तार कर लिया गया था। देश में आपातकाल को इसी घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस मिनट में भी इतना ही। नमस्कार।